हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एफआर जैन 26 एग्जाम का पेपर कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पेपर बिगड़ा है तो बिल्कुल भी अपने को परेशान नहीं होना है, क्योंकि सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो। क्योंकि जब हम 3 घंटे में वहाँ पर जाते हैं एग्जाम में तो कई बार हमारा माइंडसेट वैसा वर्क नहीं करता जैसा हम सोच के जाते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है, सभी बच्चों का अच्छा पेपर भी नहीं जाता है। तो हमें इस पेपर को अब भूल जाना है, क्योंकि ये हो गया, अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब हमें नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है, एएफएम के पेपर पे। तो जो भी स्टूडेंट जैन 26 का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको बस ये रिव्यू वीडियो के अंदर सिर्फ जितना मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत उतना रिव्यू आपको अगर देखना है देखिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली एएफएम की स्ट्रेटेजी इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा उस पर जंप कर जाइएगा, क्योंकि हमें उस पेपर को अब इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ भी करिए तो वहां से हम रिकवर कर पाए। ये रिव्यू वीडियोस जो होते हैं वो जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आगे वाले अटेम्प्ट्स अपने देंगे, ताकि उनको एक गाइडेंस मिले, उनको पता चले कि पेपर कैसा आता है, एक सही गाइडेंस उन्हें मिले और उन्हें एक स्ट्रेटेजी अभी से बनाने का मौका मिल जाए कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एफआर का रिव्यू दे देता हूँ। आज का जो पेपर है एक ब्रीफ रिव्यू अपन करेंगे। ये जो पेपर था एवरेज कैटेगरी का आपका पेपर रहा। एवरेज मतलब एक बेसिक एवरेज कैटेगरी बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ स्पेशल था ही नहीं। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस थे। जब मैं कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस बोलता हूं तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात करता हूं या फिर मेरा क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उसमें भी इंस्टीट्यूट के ही मैं क्वेश्चंस लेता हूं। तो वहां से पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट था। 2-4 क्वेश्चन न्यू होंगे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करे हैं, एनालिसिस आपको शेयर भी किया है मैंने। अगर मैं आपको एक बार यहीं से एक बार एनालिसिस से बताऊं तो आप देखेंगे मेजरली क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट है। न्यू क्वेश्चन की बात करें तो बस एक इंडिया 16 का क्वेश्चन न्यू है। आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो केवल एक ही न्यू आया है, वो भी इंडिया 16 का कॉस्ट ऑफ पीपी निकालने का। इसके अलावा एक आपका प्रोफेशनल ड्यूटी चैप्टर का थियोरेटिकल होता है, जो नोट्स मैंने दे रखे थे बस वो लिखने होते हैं हर बार, तो इसका क्वेश्चन जनरली न्यू ही फ्रेम होता है। और एक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर होता है उससे थियोरेटिकल बेसिक थियरी आपकी न्यू है, मतलब थियरी न्यू क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वो तो बेसिक होते हैं, नोट से आपको छापना होता है। एक कंपनी लॉ का भी इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। इतना महान इंस्टीट्यूट है हमारा, एफआर के पेपर में कंपनी लॉ का क्वेश्चन दे दिया कि सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसमें क्या इंक्लूड करोगे, ऑडिटर्स की रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। तो वो ये आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दे रखा, पर ठीक है, स्पेशल महान इंस्टीट्यूट है। चॉइस वाला क्वेश्चन था तो कोई काम का भी नहीं था, वैसे चॉइस में था तो इग्नोर करने का था। बाकी आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कॉपी का भी मैंने पूरा सोर्स लिखा है। ये सोर्स अगर किसी को जानना है, आप लोग मेरे ही स्टूडेंट हैं तो 2025 का जो क्वेश्चन बैंक का एडिशन है वहां से मैंने सोर्स भी लिख दिया, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स तो क्या ही बोलें, जो एजेंट का काम करते हैं, जो कोई पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, बस दूसरों का यहाँ पे आके फालतू ज्ञानबाजी करते हैं, नहीं कहाँ से कॉपी आ गया। तो मैंने पूरा सोर्स लिख दिया कि क्वेश्चन बैंक के कौन सा क्वेश्चन का ये सोर्स है। तो जैसे सीएफएस वाला है ये क्वेश्चन 7 है, और एक स्मॉल क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आपका होता है पीपी वाला, इंटर कंपनी वाला, वो एडजस्टमेंट इसमें मिक्स कर दिया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। बाकी भी क्वेश्चन जो थे वो आपको मैंने सोर्स लिखे, अपन पेपर के साथ एक बार और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू का भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है। तो एमसीक्यू में भी मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी पेस्ट है। अब कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब है, एमसीक्यू में जो केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट के वहां से नहीं आते। ये जो कॉपी लिख रहा हूं ना एमसीक्यू में, इसका मतलब क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उनको उन्होंने एमसीक्यू में पूछा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जैसे एक इंडिया 7 का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो अलग था, और एक इंडिया 37 का बेसिक क्वेश्चन अलग था। इसके अलावा इंडिया 115 और 21 के आप बोलोगे कॉपी क्वेश्चन कहीं दिख ही नहीं रहा है ऐसा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट पे। जैसे इंडिया 115 का आपका नॉन कैश वाला था, और इंडिया 21 का लोन वाला एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो डेस्क्रिप्टिव में मिलेगा, बट सेम वर्डिंग से ढूंढने जाओगे तो नहीं, इसलिए मैंने यहाँ सिमिलर भी लिख दिया, भैया कोई ऐसा स्पेशल बच्चा हो तो। इसके बाद प्रोफेशनल ड्यूटी का जनरली एमसीक्यू में थियरी न्यू ही आता है, वो था। बाकी पूरा पेपर कॉपी पेस्ट ही है आपका, और ऐसा आएगा। अब मैं ये बताने का पर्पज ये है कि जो बाद वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे उनको पता चले कि क्या आता है पेपर में। आपका पूरा ऑलमोस्ट पेपर कॉपी पेस्ट है सर, 2-4 थियरी क्वेश्चन न्यू है तो क्या हो गया, बाकी तो कॉपी पेस्ट है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या है यूट्यूब पे आजकल फालतू का ज्ञान ज्यादा हो गया। हर अटेम्प्ट में अब लोग उठ के आएंगे, इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न बदल दिया, अब इंस्टीट्यूट टफ कर रहा है। क्या टफ कर रहा है, हमेशा से यही कर रहा है, कॉपी पेस्ट पूछा। अब आप बोलोगे 1-2 क्वेश्चन न्यू आ गए, अरे भाई फाइनल लेवल का पेपर दे रहे हो तो एक आध क्वेश्चन भी न्यू नहीं पूछ सकता क्या इंस्टीट्यूट। तो यही लेवल रहता है, हमेशा से ये लेवल था, आज भी यही है और आगे भी ये रहेगा। कोई यूट्यूब पे पागल बना रहा है, उल्टे सीधे वीडियो डालता है, ट्वीट करता है, वो सब फालतू लोग हैं। ऐसे पागल लोगों से कंप्लीटली दूर रहना, अदरवाइज आप लोग अपनी दिमाग को खराब कर लोगे। पढ़ना कुछ भी नहीं था, बेसिक चीजें पढ़नी थी, वहीं से पेपर है।
तो हमेशा पेपर ऐसा आता है। और कुछ लोग क्या होता है, हर अटेम्प्ट में आते हैं आरटीपी एमटीपी के वीडियो बनाने लग जाते हैं। क्यों? व्यूज आते हैं। बच्चों को लगता है अरे आरटीपी में क्या खतरनाक खतरनाक एफआर में पूछ लिया। अरे आरटीपी है, एमटीपी है, एमटीपी में तो वैसे ही गलतियां होती हैं, वो एग्जाम पेपर नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं आता। हमेशा मैंने बोला एफआर एफएम में आरटीपी एमटीपी के नए क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं आता। एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा जो आरटीपी एमटीपी में था और स्टडी मैट में ना हो और एग्जाम में आया हो। कभी नहीं आता और अभी भी नहीं आया। तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोगों से दूर रहो। उनको खुद को नॉलेज होती नहीं है, बस व्यूज के चक्कर में हर अटेम्प्ट में आके वीडियो बनाने लग जाते हैं आरटीपी एमटीपी के, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। उस टाइम में आप अगर वही क्वेश्चन पढ़ लेते जो कॉपी पेस्ट आते हैं हमेशा क्वेश्चन बैंक के या फिर स्टडी मैट बोलो, तो आप शानदार मार्क्स ला सकेंगे। इसके बाद एबीसी एनालिसिस मैं आपको हर अटेम्प्ट में शेयर करता हूं, पेपर पैटर्न भी बताता हूं उसी के अंदर एबीसी में। तो एफआर का पेपर पैटर्न जो मैंने बताया था वही है, इसका फिक्स रहता है जनरली। सेम उसी पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन आया कि 1 सीएफएस या बिजनेस कॉम्बिनेशन 14 मार्क्स, 2A इंडियस 109 10 मार्क्स, एज इट इज वही पेपर पैटर्न है। और एबीसी एनालिसिस जो मैंने आपको शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग है। ए कैटेगरी डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू मिला के 67 मार्क्स, बी कैटेगरी 32 मार्क्स और सी कैटेगरी 15 मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें भी डाउट करते हैं, एबीसी एनालिसिस खुद का पेपर सही होता नहीं तो बस ये करने लग जाते हैं एबीसी एनालिसिस गलत है। तो वेरीफाई कर लेना वीडियो में जाके, अगर ऐसा कोई बच्चे को फालतू टाइम पास करना हो। पहली बात वो स्टूडेंट्स नहीं होते, मैं बता रहा हूँ ना, वो टाइम पास वाले एजेंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है ऐसी फालतू काम करने का एग्जाम के टाइम। तो एग्जाम के बाद अगर किसी को फिर भी मैच करना हो, रिकनसाइल कर रहा हो, बिल्कुल आराम से आप रिकनसाइल कर पाएंगे। सब कुछ यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको हर चीज़ देखने को। और जिनके पास क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन का रेफरेंस लेके वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पेपर से और दिखा देता हूँ। देखिए ये डेस्क्रिप्टिव पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन सीएफएस का जो था आपका, सीएफएस का क्वेश्चन है और ये एज इट इज आपको मिल जाएगा अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है क्वेश्चन बैंक के, मैंने सोर्स लिखा है। इसमें जो एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट उठा लिया सिंपल सा कि भैया बुक्स में जो सेट नहीं है वो भी टेक ओवर करते हैं, और एक ये पॉइंट जो सीएफएस के अंदर आपके छोटे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीपी हमने इंटर कंपनी सेल करी है। इसके बाद ये इंडेक्स 109 का एज इट इज क्वेश्चन है अपने पास, डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में, वैल्यू चेंज होती है बट डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये इंडेक्स 1 का डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास, इंडेक्स 1 का, ये आपके सारे ए कैटेगरी चैप्टर्स है, सीएफएस, इंडेक्स 109 और इंडेक्स 1, ये डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक के अंदर, मैंने सोर्स लिखा है आपके पास। इसके बाद ये है जो न्यू क्वेश्चन है इंडेक्स 16 का, ये है जो न्यू क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, कोस्ट निकालने वाला। और इसके बाद ये डिट्टो क्वेश्चन इंडेक्स 12 में आपको मिल जाएगा, डेफर टैक्स, बी कैटेगरी चैप्टर था आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ एफएस के अंदर है, ये है इंडेक्स 105 का बोल देते हैं कुछ लोग, इंडेक्स 105 का बोल देते हैं, इसमें इंडेक्स 105 नहीं है, इंडेक्स 105 तो गलत अकाउंटिंग कर रखी है, उसकी सही अकाउंटिंग करनी होती है। तो एनालिसिस ऑफ एफएस चैप्टर में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, मैंने भी क्वेश्चन बैंक में वहाँ डाला हुआ है ये, ठीक है, वहाँ जाके मिलेगा आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ एफएस में, सोर्स में लिखा भी है मैंने, ये एनालिसिस ऑफ एफएस का क्वेश्चन होता है। इसके बाद ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये भी सोर्स में आपको दिया हुआ है इंडेक्स 20 का। देन ये इंडेक्स 115 का, इंडेक्स 115 का मैंने कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन 20 केस भी मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को, तो सेम क्वेश्चन मिलेगा। आप सेम क्वेश्चन का मतलब आप देखोगे वहां तो सर 4 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, फालतू का पैराग्राफ लिखने से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सेम टू सेम वही कंसेप्ट है कि इतनी प्राइस प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट दे रखी है और ये मार्केट की बोरिंग रेट दे रखी है, तो हमें इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को प्रायोरिटी देते हैं, बस इतना था ये क्वेश्चन। सेम टू सेम जो क्वेश्चन 20 का केस भी है वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बड़ा लिख दिया तो ऐसा मत बोलना वो तो सर 4 लाइन का क्वेश्चन है, ये तो 10 लाइन का है, इतनी तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्स्ट्रा लाइन भरने से कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन की कि क्वेश्चन ही बदल गया। ये सेम इंडेक्स 101 का रिकंसिलेशन का क्वेश्चन, काफ़ी बार मैंने बोला था इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको दे दिया इस बार, सेम क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का फालतू थियरी का, और ये जो मैंने बोला कंपनी लॉ का क्वेश्चन फालतू दिया जो इन्होंने, तो ये थियरी वाला पार्ट जो था 5 का सी कंप्लीटली वेस्ट क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का जो मैंने न्यू बताया, तो इसमें तो आपको कोड ऑफ एथिक्स वाली जो चीज़ें मैंने नोट्स में दे रखी है 3-4 पेज, वो पूरे लिख के आने होते हैं इसके क्वेश्चन में। इसके बाद ये इंडेक्स 19 का डिट्टो एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 2-3 बार ऑलरेडी पहले भी एग्जाम में आ चुका। और देन इसके बाद ये आपका इंडेक्स 113 का, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का मिक्स है इसमें। एक क्वेश्चन जो था वो इतने पार्ट का था और जो इबिडा वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये दूसरा क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन को इसमें पूछ लिया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से वैल्यू और इबिडा की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का डेटा दे दिया, तो 2 क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा मत बोलना कि नया क्वेश्चन था, ठीक है। जो बुक के अंदर क्वेश्चन है एक, उसमें मार्केट बेस्ड अप्रोच से आपको वैल्यूएशन डायरेक्टली दे रखा था और इनकम का दे रखा था और एवरेज करना होता था। इस क्वेश्चन में बाकी सब तो एज इट इज रखा, इनकम वैल्यूएशन ये सब, बस मार्केट बेस्ड वाला वैल्यूएशन दूसरे क्वेश्चन से उठा के बिड्डा
मल्टीपल वाला डेटा दे दिया कि भैया उससे निकाल लेना। तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा था, मतलब 2 क्वेश्चन जितना सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। तो बहुत बेसिक था आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये आपका पेपर का। इसके बाद एमसीक्यू में बात करें तो ये आपका इंडिविजुअल एमसीक्यू था, इंडेक्स 115 का, जो मैंने बोला नॉन कैश से रिलेटेड था। इसके बाद ये आपका एमसीक्यू इंडेक्स 21 का, जो लोन वाला मैंने आपको बता रखा है कंसेप्ट, उसका बेसिक क्वेश्चन था। देन ये प्रोफेशनल एथिक्स का थियोरेटिकल बेसिक न्यू क्वेश्चन आता है उसका। ये आपका जो क्वेश्चन है केस स्टडी है पूरी इंडेक्स 109 की, 109 के बेसिक क्वेश्चन की। अब आप बोलो कि सेम डिट्टो लाइन ढूंढने जाऊं, कभी भी एमसीक्यू के अंदर डिट्टो लाइन वाले क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले, ना केस सिनेरियो में ना कहीं। बिल्कुल बेसिक जो हम 109 में रिकॉर्ड करते हैं उसका क्वेश्चन दे दिया, 3 एमसीक्यू पूछ लिए। अगर जिसने 109 ढंग से पढ़ा होगा ये फ्री के मार्क्स थे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल दे दिया। एक पहला इंडेक्स 7 से रिलेटेड पॉइंट, ये इंडेक्स 36 कॉपी पेस्ट, ये आपका इंडेक्स 38 कॉपी पेस्ट, और ये आपका इंडेक्स 37 का न्यू बेसिक फ्रेम करके दे दिया। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए इस केस स्टडी में। ये एक आपकी लास्ट केस स्टडी थी, इसके अंदर आपको इंडेक्स 33 का कॉपी पेस्ट पॉइंट दिया। इसके बाद ये इंडेक्स 28 जो एसोसिएट का होता है, इंडेक्स 28 किसी को पता ना हो तो सीएफएस कंसोलिडेशन का ही पार्ट होता है, ए कैटेगरी चैप्टर, इसके 3 एमसीक्यू पूछे हैं इन्होंने। और इसके बाद ये आपका इंडेक्स 34 इंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ए कैटेगरी चैप्टर था, इसका एक एमसीक्यू पूछा। तो ये हो गया ईपीएस वाला एमसीक्यू, और ये 3 एमसीक्यू इंडेक्स 28 के, और ये लास्ट इंडेक्स 34 का। तो ये आपका पूरा पेपर का एक मैंने आपको ओवरऑल रिव्यू दे दिया। इसमें आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट पूरा पेपर कॉपी पेस्ट ही है, तो कुछ घबराने की बात नहीं होती, हमेशा ऐसा पेपर आता है और आगे भी ऐसा ही आएगा। तो जिनके आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में पेपर है May 26 ऑनवर्ड्स, आपको कुछ भी अलग नहीं करना। जो कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक मैं दे रहा हूँ ना, वो कर लो, आपको पेपर बहुत आसान लगेगा, हमेशा बहुत इजी लगेगा। मैंने काफ़ी आपको शेयर भी करे हैं बच्चों के मैसेजेस, तो मैंने एवरेज लिखा तो है, एवरेज में लिखने का रीज़न ये था कि इन जनरल बच्चों के लिए लिख दूँ। बाकी अगर जिन्होंने ढंग से कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक करी है ना, उनको तो शायद हो सकता है इजी पेपर भी लगाओ, ठीक है। तो वो पर्सपेक्टिव आपका होता है कि आपने किस तरीके से उसको पेपर को देखा, किस तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ा। अभी जो मैं न्यू एफआर का बैच चालू किया उसमें तो और तगड़ा मैं लेवल का कंटेंट बनाया है, बुक क्वेश्चन बैंक वगैरह। तो अब तो 90+ मार्क्स का टारगेट एफआर में आप बहुत आराम से कर पाओगे। उसकी बात कभी और करेंगे। अभी मैं आपको एफआर के पेपर का रिव्यू दे चुका हूँ। अब एएफएम की स्ट्रेटेजी पे आ जाइए। एएफएम की क्या स्ट्रेटेजी अब आपको फॉलो करनी है। अब एएफएम को कैसे प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 1.5 डे में, आपका कल का दिन है और परसों आपका एग्जाम है एएफएम का। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने लिखी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैं बताऊं उससे पहले एक बात आप लोगों से करनी है कि एएफएम में बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी एग्जामिशन है, क्योंकि एएफएम में ऑलमोस्ट बच्चा मेरा ही कंटेंट फॉलो कर रहा है। तो सबको मालूम है इतना कंटेंट पढ़ लो और एग्जामिशन आएगी, तो इसलिए एएफएम में बहुत इजीली सबकी एग्जामिशन आती है, चाहे पेपर कितना ही टफ आ जाए, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट में जैसे एफआर से भी टफ पेपर एएफएम का था एफआर के कंपैरिजन में, बट एएफएम में बहुत सारी एग्जामिशन है। तो एएफएम में जिन स्टूडेंट्स की एग्जामिशन थी, जिन स्टूडेंट्स की एएफएम में एग्जामिशन है, उन लोगों का अब डायरेक्टली ऑडिट का पेपर होगा, तो आपके पास ऑडिट के लिए अच्छा खासा टाइम है। तो ऑडिट के लिए इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा न्यू बैच चल रहा था ना, उसका रिवीजन वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं कुछ चैप्टर्स के। तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स वाला पोर्शन और कुछ मेजर एसेज वाले पोर्शन, उनके रिवीजन वीडियो अभी हम अपलोड कर देंगे, अभी के अभी अपलोड कर देंगे न्यू बैच वाले, ठीक है। तो वो डायरेक्टली वो देख लेना, उसमें बहुत शानदार तरीके से हमने रिवाइज करवा दिया कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस को, और भी तगड़े तरीके से पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके। तो अभी अपलोड कर देंगे, वो देख लेना। आज आप बैठ के वो रिवीजन वीडियो देख लेना, आपके वो जो 20-30 मार्क्स का, एटलीस्ट 30 मार्क्स का कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा। 30 मार्क्स का कंटेंट आज ही रेडी हो जाएगा ऑडिट का, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका एएफएम एग्जाम है। तो वो जरूर से देख लेना, अभी थोड़ी देर में हम अपलोड करवा देंगे। अब एएफएम पे आ जाते हैं, जिनको एएफएम अपीयर करना है। तो देखो एएफएम अपीयर करना है तो आज के दिन आप क्या करोगे, आज के दिन ये 3 चैप्टर आप लोगों को कर लेने हैं। छोटे छोटे चैप्टर मैंने लिख के दे दिए, ये 3 छोटे चैप्टर आज आपके हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 3 चैप्टर हो गए, ठीक है। इसलिए आज ये छोटे चैप्टर उठाओ, इनमें से सब में से क्वेश्चन आना ही आना है। पहला म्यूचुअल फंड, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर मर्जर, इसी सीक्वेंस में कर लेना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड रिवाइज करना, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर मर्जर। अब कल के दिन क्या करना है, 3 चैप्टर आज करके सो जाना। कल सुबह उठते ही आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक स्लॉट आपको कल के दिन में 3 स्लॉट बनाने हैं, ठीक है। 3 स्लॉट कम से कम बनाने हैं। पहले स्लॉट में सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट निपटा देना, पूरा का पूरा कंप्लीट करना, फिर ही उठना, फिर ही ब्रेक लेना। उसके बाद सेकंड स्लॉट में डेरिवेटिव्स और आईआरआरएम ये आप निपटा देना। थर्ड स्लॉट में कैपिटल बजटिंग और आईएफएम ये निपटा देना। आईएफएम तो कुछ है ही नहीं, आईएफएम में तो 10-11 क्वेश्चन हैं अपने पास, और वो भी क्या है, बाकी चैप्टर्स का मिक्स कंटेंट होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। उसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स, ये सब मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें टाइम लगेगा नहीं। ऐसे ही आईआरआरएम में 10-12 क्वेश्चन है, ये तो बहुत जल्दी होने वाले चैप्टर्स होंगे आपके।
कल के दिन में ये 3 स्लॉट में आप 6 चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। पहला स्लॉट सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो, सेकंड स्लॉट डेरिवेटिव्स आईआरआर, थर्ड स्लॉट कैपिटल बजटिंग और आईएफएम। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फॉरेक्स को और देख लेना, टाइम रिमेनिंग रहता है फॉरेक्स को देख लेना। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो उल्टे सीधे लोगों का ज्ञान लेके आते हैं यूट्यूब पे, जो कंटेंट तो कॉपी करके बनाते हैं, कॉपी कर रखा है, बस वीडियो बनाने आ जाते हैं, ऐसे लोगों का वीडियो देख लेते हैं। अब वो पागल लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स को बोल देते हैं सबसे पहले करो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे फॉरेक्स का पूरे सिलेबस में कहीं लिंकेज नहीं है, ठीक है, कहीं लिंकेज नहीं है। दूसरी बात, फॉरेक्स जो है बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत लेंदी है, कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत लेंदी है, और जितना लेंदी है उतना इसका वेटेज नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है 10-12 मार्क्स तक आता है, मैक्स टू मैक्स आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 मार्क्स तक चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो इसको अगर पहले करने बैठ गए ना तो आपका पूरा एक दिन, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चैप्टर लेते हैं हमें लगता है उसको तो अच्छे से करें, तो पूरा एक दिन इसमें बर्बाद कर दोगे, फिर पता चलेगा एग्जाम वाले दिन कि फॉरेक्स के अलावा कुछ रिवाइज नहीं हुआ। तो उसको कभी भी पहले लेके नहीं बैठना होता, इसलिए हमेशा मैं लास्ट में लिखता हूँ। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, लेकिन इतना वेटेज नहीं है जितना ये टाइम लेगा। तो टाइम बचे तो कल वाले दिन आप रात को फॉरेक्स को निपटा लेना जितना आप कर सको। कैसे करोगे, या तो इसका रिवीजन वीडियो सुन लेना मेरा, या फिर आप कंसेप्ट बुक से पढ़ लेना, रिवीजन वीडियो या कंसेप्ट बुक से, ठीक है। अब आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने कैसे हैं, कंसेप्ट बुक तो सभी चैप्टर्स में पढ़नी है, हर चैप्टर के लिए जितने भी मैंने बताया, आज करोगे या कल करोगे, कंसेप्ट बुक पूरी पढ़नी है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। और जो क्वेश्चन बैंक है इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क करके दे रखे ना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, जिन्होंने मार्क नहीं कर रखे हैं तो टेलीग्राम पे भी फाइल शेयर्ड है, तो ये आप मार्क कर लेना। और टेलीग्राम से करो तो हमारे वाले से डाउनलोड कर लेना फाइल, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री में ही होगा, इधर उधर से मत करना, वहाँ पे पुरानी फाइल्स भी सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर फाइल आपको डाउनलोड करनी है, जो लिस्ट दे रखी है टेलीग्राम हमारा वाला, यहाँ पे आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, उस पर चले जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो कंसेप्ट बुक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उससे मार्क करके दे रखे हैं, ये पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स केवल क्वेश्चन बैंक पे फोकस करते हैं, तो भाई अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आया तो फिर आप हिल जाओगे। तो कंसेप्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे नया पेपर आए चाहे इजी पेपर आए, कंसेप्ट बुक में सब स्टेप्स फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उसी से सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस लेवल की बना के दे रखी है। तो ये तो पूरी ही पढ़नी है, इसमें कुछ भी स्किप मत कर देना। फॉरेक्स का आपको बता दिया, कल टाइम बचे रात को तो कवर करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम बच रहा है चलो अब सो जाते हैं मजे मारते हैं, ऐसा नहीं भाई, कवर कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं, जानबूझ के जबरदस्ती कुछ मत छोड़ना। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर ये छोड़ देगा, ये टॉपिक छोड़ देगा, अब ये मैसेज आएंगे मेरे पास, एफआर से पेपर से पहले आ गए, अब एएफएम के पेपर से पहले एएफएम के आएंगे। अरे तो भाई छोड़ना क्यों है, जब कवर कर सकते हो तो कवर कर लो। और अगर कोई चीज़ पढ़ ही नहीं रखी, पहली बार देखनी है, तो वो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है 1.5 दिन में पढ़ोगे क्या, मतलब 2 महीने का सिलेबस आप 1.5 दिन में कवर करना चाह रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सर ये कभी पढ़ा नहीं अब छोड़ देगा, भाई अब छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना तो छोड़ ही देना, फिर अब दिमाग मत लगाना, अब नहीं होगा ये। अगर पहले नहीं पढ़ा तो अब आप ये उम्मीद मत करना कि 2 घंटे बैठ के फॉरेक्स कर लोगे, है ना, फिर छोड़ देना। इसके बाद अब एग्जाम डे, एग्जाम वाला दिन आ जाएगा। अगर आपका कोई भी चैप्टर जो मैंने आपको बताया इनमें से कुछ भी पेंडिंग रह जाए तो वो आप कवर कर लेना, इसमें पता है क्या हो गया, 2 छोटे चैप्टर भी आ गए, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन दोनों चैप्टर में मिला के 5-7 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन सिक्योरिटी एनालिसिस में और 2-3 रिस्क मैनेजमेंट में, वो भी रिपीटिव, मतलब सेम कंसेप्ट के। तो ये आप कर लेना, 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं लगेगा, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद थियरी टॉपिक्स, ये करना मत भूल जाना, ये करने हैं, ठीक है। थियरी टॉपिक्स एएफएम में 15 नंबर तक की थियरी आती है, तो उसके लिए चैप्टर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी वाला, चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट आपका सिक्योरिटाइजेशन, और लास्ट स्टार्टअप फाइनेंस, ये 4 चैप्टर की थियरी एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहाँ से करनी है सर, कंसेप्ट बुक से। थियरी के लिए कभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं होता, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मुझे डालने पड़ते हैं थियरी के सेक्शन बी करके, लेकिन वो सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए डालता हूँ। जो बच्चे नाटक करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन बैंक में तो क्या होगा भाई, अभी तक के क्वेश्चन होंगे, थियरी में कुछ भी आ सकता है जो भी नोट्स के अंदर है। तो थियरी के लिए हमेशा कंसेप्ट बुक पढ़नी होती है, जो मेरा स्टूडेंट है उसको मालूम होगा। इसके अलावा थियरी का इस बार आप लोगों के लिए मैंने मेरा वीडियो भी डाल दिया यूट्यूब पर। बहुत सारे बच्चे थे वो कॉपी कंटेंट वालों के जाके मेरे वीडियो देखना पड़ता था उन बेचारों को, थियरी के लिए इधर उधर टाइम बर्बाद करना पड़ता था, समझ भी नहीं आता था। तो मैंने थियरी का भी यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, ये 4 चैप्टर का। तो वो वीडियो सुन के भी आप थियरी फटाफट से 2x पे रिवाइज कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। कंसेप्ट बुक पूरी करनी है थियरी के लिए, ठीक है। कंसेप्ट बुक भी 2 पार्ट में, पहला पार्ट प्रैक्टिकल और पार्ट बी आपका थियरी। तो थियरी वाले पोर्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, इन 4 चैप्टर के नोट्स तो मुश्किल से 15-20 पेज के ही होंगे। इसके अलावा थियरी में सिक्योरिटी एनालिसिस करके एक चैप्टर आपके पास, चैप्टर नंबर 3
टाइम बच जाए तो इसकी थियरी आप और देख सकते हो, टाइम बच जाए तो इसकी थियरी और देख लेना, बाकी कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर की थियरी देखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम रहे तो बिल्कुल सब कुछ देख के जाओ, लेकिन टाइम नहीं है तो बाकी सब छोड़ सकते हो, बस सिक्योरिटी एनालिसिस की थियरी और देख सकते हो, क्योंकि कई बार इसकी थियरी भी पूछ ली जाती है। वही कंसेप्ट बुक में नोट्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस के प्रैक्टिकल पार्ट के पार्ट ए में लगे हुए हैं और थियरी पार्ट के नोट्स पार्ट बी में लगे हुए हैं। मैं कंसेप्ट बुक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में से नहीं करनी होती थियरी, कंसेप्ट बुक से। तो ये स्ट्रेटेजी आपको एएफएम के लिए फॉलो करनी है, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक पूरे आपको रेफर करनी है, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के दिन म्यूचुअल फंड, बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर करोगे, कल के दिन पहले स्लॉट में सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो, सेकंड स्लॉट में डेरिवेटिव्स आईआरआरएम, फिर एसीबी और आईएफएम। इसके बाद टाइम बचे तो फॉरेक्स फटाफट निपटा देना जितना भी कर सको, अगर पहले पढ़ रखा है तो। एग्जाम वाले दिन सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, छोटे से चैप्टर है, आधा 1 घंटा लेंगे, वो कर लेना, मैक्सिमम लेंगे ये टाइम भी। इसके बाद कुछ बच जाए पहले दिन का, कुछ इनमें से वो कवर कर लेना। फिर थियरी 4 चैप्टर की तो जरूर करनी है, 1, 2, 7 और 15। कहाँ से? कंसेप्ट बुक से, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वहां से भी कर सकते हो रिवाइज। और सिक्योरिटी एनालिसिस की थियरी और देखना चाहो वो और देख लेना। एएफएम भी आप शानदार प्रिपेयर करके एग्जाम लिख के आना, बहुत शानदार मार्क्स आप ले आओगे। वैसा ही पेपर आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ही आता है। टफ पेपर भी आया तो पूरे इंडिया के लिए टफ होगा भाई, घबराना नहीं। और टफ से टफ पेपर में भी 50 से 60 नंबर के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बस वो ढूंढ लेना, पहले वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन आया तो कोई की बुक में नहीं मिलेगा, बस वो न्यू कंसेप्ट पे फ्रेम होगा, तो कंसेप्ट बुक पढ़ी होगी तो वो भी आप करके 80-90 प्लस लेके आओगे। और हर अटेम्प्ट में बच्चे लाते भी हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ हर अटेम्प्ट वाइज रिजल्ट्स, ठीक है। आरटीपी एमटीपी में कोई टाइम बर्बाद मत करना, फालतू के वीडियोस मत देखना यूट्यूब पे, उल्टा सीधा जो ज्ञान देते हैं लोग। और कुछ मैंने क्या है राउंडिंग ऑफ या कुछ अजम्पशंस का है ना, मैंने एक अपडेट करके पोस्ट डाला था टेलीग्राम पर 1 हफ्ता पहले, वो जरूर से देख लेना एएफएम का, ठीक है। बीटा में इक्विटी बीटा मानना है, सेट बीटा मानना है, डेरिवेटिव्स में राउंडिंग ऑफ क्या करनी है, अब नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर रहा है इंस्टीट्यूट, तो वो मैंने डाला था, वो पूरा पोस्ट डाला था, वो देख लेना। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट के लोगों के तो इतने बुरे हाल है, जब मैंने वो पोस्ट डाला ना, मैंने पोस्ट सुबह डाला, शाम को लोग उसी पोस्ट को कॉपी करके वीडियो भी बनाने लग गए। मतलब उनसे ये तक के वीडियो नहीं बनते, ये तक कंटेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो भी कॉपी करना पड़ रहा है उनके, इतने बुरे हाल है। तो ऐसे कोई भी रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे बिल्कुल मत देखना, जितना मैं बता रहा हूँ बस वो कर लेना। 80-90 प्लस शानदार ले आओगे एएफएम में भी। तो अभी के लिए बस इतना ही, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स में लिखिए, आप अपना फीडबैक भी दीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट अपने एएफएम एग्जाम के लिए, और कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे कृष्णा।